हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अलग अलग तरह के। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये है क्या, कितने मंत्रालय को जोड़ा गया है एक डिजिटल मंच के थ्रू। इसरो ने एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है, वो क्या है, इसरो के किस संस्था ने इसको विकसित किया है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, 100 लाख करोड़ की योजनाएं क्या हैं, उन सब पे एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ हर बार। अगला टॉपिक है, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र यानी जुडिक्शन को किसी राज्य में बढ़ा दिया है, किसी राज्य में कम कर दिया है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किन किन पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी सीमाएं हैं वहाँ पर कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ तैनात हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो इसके लिए हमें रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मात्र 9.5 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार है। पहली बार किसी अरब देश में महिला प्रधानमंत्री बनी है और वो है नजला बोर्डन। तो किस देश में बनी है उसके बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 की असाधारण एक मीटिंग हुई है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, सब पे डिटेल में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। और दोस्तों लाइक बटन जोर दबा देना और शेयर कर दो प्लीज़ तमाम दोस्तों को। क्वेश्चन लेते हैं पहला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। तो ये कितने मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है? आंसर होगा 16 मंत्रालय। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत की है। गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल मंच तैयार किया गया है जिसमें सरकार के 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ा गया है। और ये मंत्रालय जो है वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं या फिर जो आर्थिक ढांचे के रूप में काम करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। तो इस तरह के अलग अलग 16 मंत्रालयों को जोड़ा गया है। और इसके लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो उसको सभी परियोजनाओं की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस प्लान से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की अच्छी तरह से मॉनिटरिंग हो सकेगी और इसको अच्छे से अमल में लाया जा सकेगा, काम बहुत तेज़ी से होगा। गति शक्ति योजना जो है वो भारत के लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है। अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो प्राइम मिनिस्टर के अनुसार एक स्टडी हुई और उसमें ये पता चला कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 13% है। दुनिया के बड़े देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब कि भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं। और ये बड़ी वजह है कि विदेशी कंपनियां जो हैं वो चीन की तरफ भारत में फैक्ट्री लगाने में निवेश करने से हिचकती हैं। दरअसल होता यह है कि अभी अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते हैं और ऐसा देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट को पूरा तो कर लिया गया, लेकिन उससे जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन का अभाव हुआ और उसकी वजह से उस काम का पूरा लाभ नहीं मिल पड़ा। उदाहरण के तौर पर एक फर्टिलाइजर प्लांट तो इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इससे करोड़ों की लागत से बना जो प्लांट है उसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल सकता। दूसरा उदाहरण है कि जैसे सड़क का निर्माण हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें कई अलग अलग एजेंसियाँ काम करती हैं। जैसे नेशनल हाईवे का निर्माण अगर होना है तो NHAI करती है। इसके बाद आगे का काम यानी राज्यों में सड़कों का काम होना है तो राज्य के PWD करते हैं। दूर दराज के ग्रामीण सड़कें जो हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनती हैं। और जो सीमावर्ती जगह हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, तो वहाँ पर BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है रोड बनाना। तो किसी भी विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन के अभाव में लोगों को सड़क का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे रोड तो बन गया, लेकिन उसके साथ साथ पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ गई तो इसके लिए फिर से खुदाई हुई। गैस पाइपलाइन डल गई तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए फिर से खुदाई हो रही है। तो नेशनल मास्टर प्लान जो ये पूरी योजना है गति शक्ति, उसमें हर मंत्रालय का डेटा अपडेट होता रहेगा और इससे पता चल सकेगा कि कहाँ पर कौन सा काम हो रहा है। तो भविष्य के लिए जो भी ज़रूरत है तो उसके साथ वो भी काम हो जाया करेंगे।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसके तहत रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी को एक अम्ब्रेला के अंतर्गत लाया जाएगा। तो अब पोर्टल के माध्यम से 16 मंत्रालयों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होगा और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी एक साथ बैठकर प्लान बना सकेंगे। ये सभी जानकारी आपस में शेयर कर सकेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सैटेलाइट के 3D इमेज होंगे। जैसे अगर रोड बन रहा है तो उसके साथ साथ गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी केबल, ये सब साथ साथ डाले जाएंगे ताकि एक बार में ही एक ही लागत में सारे काम हो सके, बार बार उसके लिए खर्च ना करना पड़े और टाइम बर्बाद ना हो। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और निजी कंपनियां, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उनके साथ भी समन्वय होगा और इससे राज्यों की योजनाएं भी एक छत के नीचे आ पाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर कोई पोर्ट बनाया जाता है यानी बंदरगाह बनाया जाता है तो अगले 40 से 50 साल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो इतनी विशाल स्तर की जब परियोजना बनती है तो सिर्फ शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही नहीं शामिल होगा, बल्कि इसमें रेलवे भी पार्टिसिपेट करेगा, सिविल एविएशन भी, रोड ट्रांसपोर्ट भी वो उसमें शामिल होगा। क्योंकि पोर्ट बन जाएगा उससे काम नहीं होना है, वहाँ तक रोड भी होना है, वहाँ तक हवाई जहाज़ की व्यवस्था भी करनी है, वहाँ पर अलग अलग साधन विकसित करने हैं। तो ये सब काम एक साथ होगा। नेशनल मास्टर प्लान है, इसमें किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए और किराए का पूरा चयन किया जा सकता है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। मास्टर प्लान ये जो इन्वेस्टर है उसको ये बताएगा कि किस जगह पर निवेश कर रहे हैं, जहाँ भी निवेश कर रहे हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। छोटी छोटी फैक्ट्रियों से अब निवेशक जो है वो बड़ी फैक्ट्रियों तक सामान आसानी से पहुँचा कैसे सकेंगे, फिर प्रोडक्ट को आसानी से पोर्ट के जरिए विदेश में कैसे निर्यात किया जा सकेगा कम लागत में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। और सरकार का ये मानना है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अगर सही से इम्प्लीमेंट हो गया तो भारत जो है आने वाले वर्षों में व्यावसायिक राजधानी बन सकती है। हालांकि 1 लाख करोड़ की योजना है, उनमें से ज़्यादातर जो हिस्सा होगा वो प्राइवेट सेक्टर का होने जा रहा है। 1 लाख करोड़ की योजनाएं हैं। कुछ तो योजनाओं के बारे में कुछ बताया गया है जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, जैसे 2 लाख किलोमीटर तक का विस्तार किया जाएगा जो रोड हैं उन सब का। इसके अलावा अलग अलग योजनाएं हैं, तो ये आने वाले वक्त में ये सब सामने आएंगे। ओके, तो गति शक्ति योजना का मकसद क्या है? तो इसका मकसद यही है कि उद्योग जो हैं वो इंडिया में बेहतर तरीके से काम कर सकें। क्योंकि होता ये है कि मान लीजिए अगर कपड़ा बन रहा है तो कपड़े के लिए कॉटन है वो कहीं और बन रहा है, उसके धागे कहीं किसी और जगह बन रहे हैं अलग अलग इलाके में देश के, और कपड़े की स्टिचिंग जो है वो अलग हो रही है। तो देश के अलग अलग हिस्से से सामान पहुँचे और बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए, कम लागत में पहुँच जाए, इसके लिए ये सब पूरी योजनाएं ये डेवलप की जा रही हैं ताकि स्थानीय जो निर्माता हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उद्योग हैं, उनको ये सहायता मिल सके उसके थ्रू। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इतनी भारी भरकम योजना को लागू कैसे किया जाएगा, क्या प्लेटफॉर्म होंगे? तो आपको बता दूँ कि इसरो का एक संस्थान है BSAG-N यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन। तो उसने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल यानी प्लेटफॉर्म विकसित किया। पोर्टल है और ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो इस प्लेटफॉर्म पर या फिर कहें सिस्टम पर या फिर कहें वेबसाइट पर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग होगी, रूट प्लान होगा, मॉनिटरिंग होगी, सैटेलाइट के 3D जो इमेज है, वीडियो है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू। और हर मंत्रालय को अलग अलग लॉगिन आईडी दी जाएगी जिससे वो नियमित रूप से अपने डेटा को अपडेट कर सकें और एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय का डेटा भी देख सकें। तो अभी ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चुना गया है इस काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसे 2024 या 2025 तक पूरा किया जाना है। और सरकार कह रही है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर मंत्रालय जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि नोडल मिनिस्ट्री भी तय कर दी गई है। तो वो कौन है? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन
ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उसको बनाया गया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय योजना समूह का गठन किया जाएगा। ओके, और इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जा रही है जो इस पूरे मास्टर प्लान की देख रेख करेगी। तो ये है टोटल ये गति शक्ति योजना जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया। मुझे लगता है इसके बारे में आप पूरा समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी मैंने बताया और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो सब PDF अवेलेबल है पूरा डिटेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज का PDF डेली का फ्री होता है और अभी तक का यानी जनवरी से अक्टूबर तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार लेने के बाद दिसंबर तक अपडेट फ्री मिलता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री ने BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र यानी जुरिडिक्शन किन राज्यों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम, उपरोक्त सभी तीनों। ओके, और ये जुरिडिक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से कितने किलोमीटर अंदर तक अधिकार क्षेत्र होगा। तो अब देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या होता है और इस पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। तो जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल में पहले 15 किलोमीटर था, अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। पंजाब में भी 15 था, अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। असम में भी 15 किलोमीटर था अधिकार क्षेत्र, अब 50 किलोमीटर कर दिया गया। राजस्थान में पहले से 50 किलोमीटर था अधिकार क्षेत्र, वो 50 किलोमीटर रहने दिया गया है। गुजरात में अधिकार क्षेत्र था 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, जिसको कम करके 50 किलोमीटर कर दिया गया। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, तो वो पूरे राज्य को अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख, तो उसको भी संपूर्ण इलाका उसको अधिकार क्षेत्र का रखा गया। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जुरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ अधिकार क्षेत्र का। तो अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि बहुत सारे जो कानून हैं जैसे पासपोर्ट एक्ट है, NDPS एक्ट है, कस्टम एक्ट है, CRPC है, तो उसके तहत BSF को उतने किलोमीटर के एरिया में बॉर्डर से इतने किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में सर्च अभियान चलाने, किसी को हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने और जब्त करने सामान, उसका अधिकार मिल जाता है। साधारण भाषा में कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी BSF नए अधिकार क्षेत्र के भीतर एक्शन ले सकती है। हालांकि इसमें यह होता है कि 24 घंटे के अंदर ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसे पुलिस को सौंप देना पड़ता है और BSF केवल शुरुआती पूछताछ कर सकती है, लेकिन जांच का काम पुलिस के पास होता है। तो अब देख लेते हैं कि जो इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर है तो वहाँ पर रक्षा के लिए किस सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया। तो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, उस तरफ चलेंगे तो पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, तो वहाँ पर BSF को तैनात किया गया। और चीन से लगी हुई जो भी सीमा है वहाँ पर ITBP को तैनात किया गया, यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेपाल से लगी हुई सीमा पर SSB को तैनात किया जाता है और म्यांमार से लगी हुई सीमा पर असम राइफल्स को तैनात किया जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किस कानून के तहत BSF का जुरिडिक्शन बढ़ाया गया है या बदलाव किया गया है। तो वो है सीमा सुरक्षा अधिनियम 1968 यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। तो इस कानून की धारा 139 जो है उसके तहत केंद्र सरकार समय समय पर BSF के संचालन और अधिकार क्षेत्र के बारे में नया नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। यहाँ एक चीज़ और बताने की ज़रूरत है कि ये जो जुरिडिक्शन बढ़ाया गया है उससे राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पंजाब में खासतौर पर विवाद हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, तो उन्होंने केंद्र सरकार से विरोध जताया है इस फैसले पर और कहा है कि संघीय ढांचे पर हमला हुआ एक तरह से। और उनके जो मंत्री हैं उन सब का कहना है कि इस फैसले से आधा पंजाब जो है BSF के जुरिडिक्शन में आ जाएगा। यहाँ तक कि बॉर्डर के पास के जितने भी ज़िले हैं, बहुत सारे, पूरे के पूरे सारे ज़िले वो उसके जुरिडिक्शन में आ जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA उसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो इसके लिए हमें रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाकर कितने दिनों का करना पड़ेगा? अभी बता दूं मैं, 9.5 दिनों का है अभी रणनीतिक भंडार। इसका आंसर होगा 90 डेज, 90 दिन। इस समय भारत का सामरिक तेल भंडार जो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व वो है 9.5 डेज का। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इंडिया को अपना रणनीतिक तेल भंडार जो है 90 दिनों तक की ज़रूरत को रखना पड़ेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है। तो ये जो जानकारी है वो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक की है। उन्होंने अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतह बिरोली के साथ ऑनलाइन चर्चा की थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व का, क्योंकि मान लीजिए इस वक्त अगर वर्ल्ड वार हो जाता है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर पाएँ कच्चा तेल, तो फिर हमारे भारत के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो अभी 9.5 दिनों का है स्ट्रेटजिक रिजर्व ऑयल, तो हमें उसको बढ़ाकर 90 दिनों का करना चाहिए। और IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए एक शर्त भी है कि 90 दिनों का आपका जो स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व है वो होना चाहिए। ओके, और आपको बता दूं कि जनवरी 2021 में IEA के सदस्य और भारत के बीच में एक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति भी बनी थी, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, इन सब बातों को लेकर ये बात कही गई थी। भारत जो है अभी परमानेंट मेंबर नहीं है इस संगठन का, बल्कि एक सहयोगी देश है। ओके, 30 देश जो है सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं, तो भारत में सहयोगी देश है। तो IEA का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अक्सर एग्जामिनेशन में स्ट्रेटजिक रिजर्व ऑयल इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं, UPSC में हो, SSC में हो, अलग अलग एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, नजला बोर्डेन किस अरब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि किसी अरब देश में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी है नजला बोर्डेन, तो किस देश से हैं? इसका आंसर होगा ट्यूनीशिया। देखिए, अरब देशों में यह सब पहली बार है जब किसी महिला को देश की कमान मिली है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, तो उन्होंने अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नजला बोर्डेन के जो सरकार है उसको मंजूरी दी है। 63 ईयर की हैं। ओके, और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था, तो अब नई प्राइम मिनिस्टर बनी है और इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कई महिलाओं को भी शामिल किया। ट्यूनीशिया के बारे में बताऊं मैं, ये अफ्रीकी देश है, मतलब उत्तरी अफ्रीका में ये देश है। अरब देशों में भी शामिल कहा जाता है इसको। और लगभग 11 साल पहले यहाँ पर एक जन क्रांति हुई थी 2010 से 2012 के बीच में, जिसको कहा गया था अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग कहा गया था। इस दौरान लोगों ने लंबे समय से वहाँ पर शासन कर रहे तानाशाह जिन अल अब्दीन बिन अली को सत्ता से बेदखल कर दिया था। और उसके बाद अरब स्प्रिंग जो है वो लोकतांत्रिक बदलाव के लिए उम्मीद के तौर पर देखा गया था। लेकिन आज वही सवाल फिर से बना हुआ है कि क्या ये क्रांति जो है वो सच में उसका कुछ नतीजा निकला या नहीं, क्योंकि बहुत वहाँ पर हालत ख़राब है। BBC की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 10 साल में ट्यूनीशिया में 12 बार सरकार बदल चुकी है। तो हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ पर। आए दिन वहाँ पर प्रदर्शन होते रह रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है, सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। तो अब महिला के हाथों में कमान मिली है और नजला बोर्डेन नाम है उनका। भूवैज्ञानिक हैं, यानी जियोलॉजिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग स्कूल में या कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अफगानिस्तान मुद्दे पर G20 की असाधारण सम्मेलन हुआ है 12 अक्टूबर 2021 को, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर होगा इटली। दरअसल इटली जो है वो 2021 में G20 का प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है।
तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कही गई और तमाम देशों के G20 जो मेंबर कंट्री हैं उसका राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। और अध्यक्षता जैसे मैंने बताया कि इटली ने की, तो इटली के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के मारियो ड्रैगी, तो उन्होंने अध्यक्षता की। और इस मीटिंग में इटली की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद थी, अलग अलग दुनिया भर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौजूद थे, अमेरिका के भी प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद थे। तो मीटिंग का सब्जेक्ट यही था कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूद मानवीय स्थिति है और आतंकवाद की जो चिंता है और मानवाधिकार हनन का जो वहाँ का हाल है, तो उस पर क्या किया जाए आगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें एक ख़ास बात कही कि 2 दशकों में भारत ने अफ़गानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान किया है। 500 से ज़्यादा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवाया इंडिया ने वहाँ पर। इंटरनेशनल समुदाय को अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में मानवीय सहायता वहाँ पर पहुँचे और आतंकवाद का स्रोत वो न बन पाए, क्योंकि उससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। वहाँ जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको राहत पहुँचे, उनको सहायता पहुँचे, उनके जो मानवीय अधिकार हैं वो सब मिल सके। और भारत ने अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है उसके लिए समर्थन भी किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? आंसर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। वो कौन है? तो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार ये एक नागरिक पुरस्कार माना जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। देश या विदेश में रहने वाले जो प्रतिष्ठित भारतीय हैं उनको लोक प्रशासन या सार्वजनिक मामले, प्रबंधन, कला, संस्कृति, शिक्षा, खेल, इन सब में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र होता है, पट्टिका दी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 13 अक्टूबर। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, लोगों को आपदा के प्रति जागरूक बनाना, जोखिम को कम करना, ये इसके लिए मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है? विकासशील देशों के लिए उसके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित खरे को किसका सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, अभी हाल ही में 30 सितंबर को वो शिक्षा मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे और इससे पहले वो सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो अभी हाल ही में अमित खरे को अब प्राइम मिनिस्टर का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, 2 साल तक इस पद पर रहेंगे, 2 साल या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा उस वक्त तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान की सुविधा विकसित की है? आंसर होगा तेलंगाना। उसने टेस्ट भी किया। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का ये पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप वहाँ पर विकसित किया गया है। परीक्षण भी किया जा रहा है, डमी चुनाव कराए जा रहे हैं परीक्षण के लिए, और 20 अक्टूबर को आर्टिफिशियल वोटिंग भी कराई जा रही है टेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अबुल हसन बनी सदर, उनका निधन हो गया 9 अक्टूबर 2021 को, तो किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? आंसर होगा ईरान। ओके, ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद वो पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन फिर मौलवियों के साथ उनका तनाव हुआ, उसके बाद महाभियोग का सामना करना पड़ा और फिर देश छोड़कर उनको जाना पड़ता, फ्रांस चले गए थे। ओके, तो ये बात थी। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब कल वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे और भी टॉपिक बताएंगे। तो डेली मॉर्निंग को कोशिश होगी कि वीडियो आपको मिल जाया करे। और कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और पसंद आया हो तो तमाम दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दो
और लाइक बटन तो जरूर दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, और बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।